गालिब का एक शेर है कि हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, अब आप ही बताइए अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। राजू श्रीवास्तव सर की स्टैंड अप कॉमेडी बिट्स में देखता था, तो उनका एक सेट था जिसका नाम था वेडिंग। मैंने लाइफ में पहली बार इतनी लाइट्स देखी थी, चमचमाती लाइट्स मेरी आंखों में पड़ रही थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत अलग शहर है, शहर खराब है। बट जाकिर खान की वो लाइन नहीं है कि हर शहर में तुम्हारे हिस्से के लोग होते हैं, तुमको बस उन्हें ढूंढना होता है। वहाँ पे लोगों को पकड़ के लेके आके कि आपको कॉमेडी सुननी है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो अलग बात है। ज़्यादा कॉमेडी करो तो थोड़ी दिक्कत हो जाता है। मौत से डर लगता है, ये तो सीधा मतलब ज़्यादा ही पॉडकास्ट हो गया। मुझसे अगर फनी इंसिडेंट पूछेंगे ना कि वेडिंग्स में क्या हुआ है, तो वो मेरे पास भरपूर है, जो कि फूफा जी थे, ठीक है। और फूफा जी जो थे वो प्रॉपर फूफा जी थे। फिर मेरे को पीछे के रास्ते से वो लोग लेके जा रहे थे, मतलब 15-20 लड़के ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मेरे को ऐसे लेके जा रहे थे। फिर मैंने बोला भाई ये हम लोग जंगल में क्यों रुके हैं? तो गाड़ी रोक के बोलता है भैया आपकी ना फील्डिंग सेट हो गई है। ओके। हेलो एंड वेलकम टू स्टोरीज विद पूजा। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका मानना है कि लोग उनका नाम ठीक से नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वो बस्तर से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी, आज रायपुर में है। रायपुर के हर एक इवेंट में उनका नाम है। सो जिसके बारे में बात कर रही वो है तशिश उपाध्याय। लोग उनके नाम को कंफ्यूज कर जाते हैं, ऐसे उनका मानना है, बट मैंने उनका नाम हमेशा सही लिया है। सो प्लीज़ वेलकम तशिश उपाध्याय। हाय तशिश, वेलकम टू स्टोरीज विद पूजा। थैंक यू सो मच। तो पहले तो कैसा लग रहा है आपका फर्स्ट पॉडकास्ट? सोचा बहुत था कि ऐसा होता है पॉडकास्ट, वैसा होता है पॉडकास्ट, बट ऐसे पहली बार यहाँ बैठकर लग रहा है कि नॉर्मली होता है, कॉन्वर्जेशन ही करनी होती है, तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। सो जैसे कि हमारी बात हुई थी, आपने बताया आप बस्तर से बिलोंग करते हो। सो क्या पहले से ऐसे मन में था कि स्टेज पे आना है, ऐसा कुछ फील तब से होता था? पहला सवाल ही इतना सीरियस आपने कर दिया है। अच्छा, मुझे लगा थोड़ा ठीक है। स्टेज पर आने का जो मतलब बेसिकली मेरा और स्टेज का रिश्ता शुरू ऐसे हुआ कि शुरुआत से ही जिस स्कूल से मैं आता हूँ वहाँ पे मैं ऐसा बच्चा था जो हवा की तरह था, कि जिसका होना और ना होना एक बराबर था। कि अगर मैं क्लास से चले जाऊँ या मैं रहूँ तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। शांति, हाँ ओके। हाँ। लगता नहीं है बट अभी नहीं लगता ना, मतलब सबको सफ़र कोई नहीं देख पाता। करेक्ट। तो हुआ ये था कि जब मैं स्कूल में था तो एक दिन एक एक्टिविटी पीरियड था क्लास में, तो टीचर ने कहा कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या है। तो तब ना राजू श्रीवास्तव सर की स्टैंड अप कॉमेडी बिट्स में देखता था, तो उनका एक सेट था जिसका नाम था वेडिंग। वेडिंग के बारे में उनका एक सेट था कि जब शादी में जब जाते हैं तो प्लेट लेकर जाते हैं तो क्या होता है, लाइट्स कैसे जलती हैं, बंद 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 चालू करते हैं। तो वो मैंने पूरा जोक याद रखा था। अच्छा। तो मैं एक्टिविटी में खड़ा हो गया वहाँ पे, और मैंने पहली बार खड़े होके कुछ बोला, और जैसे ही मैंने बोला पूरे क्लास ने सुना और क्लैप करने लगे। फिर तो जब क्लैप का झटका मेरे पास आया ना कि उफ ये क्या हो गया, उस दिन मुझे लगा कि नहीं इसमें ताकत है। तो उसके बाद से मैं जोक सीखता था, तो लोग मेरे आसपास बैठते थे। तो वो लड़का जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, इग्नोर करते थे, मैं एक इंट्रोवर्ट था बचपन से, क्योंकि बोलने की आदत थी नहीं, लोग आसपास नहीं थे। बट जैसे ही मैंने जोक्स करना सीखा, लोग आसपास बैठ गए, फिर मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ है। तो फिर मैं धीरे धीरे और जोक्स करते गया तो इवेंचुअली चीज़ें हो गई थी। सो बस्तर से रायपुर ये सफ़र कैसा रहा? आप इतने लंबे लंबे सवाल पूछते रहे हो एक बार में। ये जो एक एक सवाल है एक लौता, ये 4 साल का सवाल है। हाँ। क्योंकि अक्सर हम जहाँ से आते हैं, रायपुर शहर के लिए बहुत छोटी चीज़ है कि एक ओपन माइक होना। महीने में 3-4 ओपन माइक्स हो जाते हैं, और बहुत इजी बात है कि आप आराम से रजिस्टर आपने किया है और फिर आप परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जगदलपुर जैसे शहर में जो बस्तर के एरियाज़ हैं, वहाँ पे पहली बात तो नॉलेज नहीं है इस बारे में कि परफॉर्मिंग आर्ट्स कुछ होता है। वहाँ पे जो ट्रेडिशनल कैरियोके सिंगर्स हैं वो ही चल रहे हैं, और क्योंकि उस एक लौती जगह पे ना एजुकेशन है उस बात को लेकर कि ये चीज़ें हो रही है, ना रेगुलरली इवेंट्स होते हैं वहाँ पे कि लोगों को थोड़ा बहुत भी पता चले है। तो इनिशियली जब मैंने ओपन माइक करना शुरू किया था, तो मैच बॉक्स नाम का ओपन माइक था मेरा, जो कंपनी थी उस नाम से थी। तो हमने थोड़े बहुत इवेंट्स, मोस्ट ऑफ एक महीने हमने इवेंट्स किए, लाइन से 7-8 इवेंट्स हमने किए। अच्छा, 1 महीने में 7-8 हो गए थे? हाँ,
1 महीना, अब ऐसे फैक्ट पे मत जाइए ना, वैसे मैं तैयारी करके कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं तो 1-2 महीना हमने किया, ठीक है, मोटा मोटी, और 7-8 इवेंट्स हमने किए, और फिर धीरे धीरे फिर हुआ ये कि सबकी जॉब्स थी, है ना, आर्ट से पेट भरना मुश्किल होता है ऐसा बोलते हैं लोग, तो सब अपने जॉब्स चले गए, रेगुलरली होना बंद हो गया। फिर थोड़ा सी इंटरनल डिस्प्यूट्स थे, थोड़ा शहर का भी थोड़ा दिक्कत था इन टर्म्स ऑफ कि उस वक्त जो हमने शुरू किया था तो बारिश के पहले ही शुरू किया था, तो वेन्यूज रेडी नहीं थे क्योंकि ओपन स्पेस था। तो धीरे धीरे करके फिर हमने शुरू किया, और बस सो रायपुर कैसे पहुंचे वहां से? बस में। और कोई ऑप्शन नहीं है, बस में ही आ सकते हैं। रायपुर कैसे पहुंचे, मैंने कॉलेज अपना यहाँ से किया है, कुशाभाऊ ठाकरे से मैंने कॉलेज किया अपना, मास कम्युनिकेशन, पढ़ा लिखा हूँ मैं, डिग्री है मेरे पास पत्रकार होने की। तो मैंने डिग्री करी, तो मैं पहली बार रायपुर आया। तो जब मैं पहली बार यहाँ पर आया तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया रायपुर, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, हाँ वो तो और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे यहाँ पे आकर है कि फिर एसी की आदत लग गई है। और जगदलपुर शहर इतना प्यारा शहर है, मतलब हम जगदलपुर वाले बदनाम है इस बात को लेके कि हम जहाँ भी जाते हैं अपने शहर का इतना प्रमोशन करते हैं कि लोग लगता है हमको पैसे मिलते हैं। जगदलपुर शहर में ऐसा होता है कि अगर आप वहाँ पे गर्मी हो रही है, गर्मी थोड़ी भी बढ़ गई अगर, तो अपने आप बारिश हो जाएगी। बारिश हो जाती है। तो मेरे लिए वो एक शिफ्ट जो था ना बहुत डिफिकल्ट था कि यहाँ गर्मी क्यों लग रही है इतनी, इतना बड़ा शहर है। मैं जब पहली बार शहर में आया था तो शंकर नगर का जो एरिया है ना, लेंसकार्ट वाला जो चौक है, वहाँ पे एक पेट शॉप है कोने में, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो मैं वहाँ से खड़े होके उस लेंसकार्ट के एरिया को देख रहा था, और मैंने लाइफ में पहली बार इतनी लाइट्स देखी थी, चमचमाती लाइट्स मेरी आंखों में पड़ रही थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत अलग शहर है, यहाँ पे कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। बट फिर धीरे धीरे कभी 1 महीने के लिए आ गए, कभी कुछ देर के लिए आ गए, ऐसे करते 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 चीज़ें हो गई आराम से। सब तो रायपुर से जुड़ गए हो। लोग मिल गए अच्छे। इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि शहर ख़राब है, बट जाकिर खान की वो लाइन नहीं है कि हर शहर में तुम्हारे हिस्से के लोग होते हैं, तुमको बस उन्हें ढूंढना होता है। करेक्ट। तो एक जगह है जहाँ पे हम गए थे जिसका नाम नुक्कड़ है। जिसको हम अपने पॉडकास्ट में कर चुके हैं। हाँ, प्रियांक ज्वेलरी यहाँ पर आ चुके हैं। तो नुक्कड़ एक जगह थी जहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत कम समय में मिला लोगों से, और कनेक्शंस बनते गए, लोग मिलते गए, सेम थॉट प्रोसेस के लोग मिलते गए। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रायपुर शहर में आपको आर्टिस्ट मिले, और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिली जहाँ पे आर्ट की कदर हो, तो आप ज़रूर नुक्कड़ आ सकते हैं। डेफिनेटली। तो मैंने प्रियांक भैया का प्रमोशन कर दिया। खैर, तो हम बात कर रहे थे आपकी। सो क्या मेजर क्या डिफरेंस है जगदलपुर, बस्तर और रायपुर में, क्लाइमेट को छोड़ के? मेजर डिफरेंस तो बहुत सारा है। पहला नेचर आपने बता ही दिया, ठीक है। पहला डिफरेंस मेरे को ऐसा लगता है रायपुर और बस्तर में कि बस्तर बहुत बेटर है अच्छा। रायपुर से। हाँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बात, मैं भले बस्तर से निकल गया हूँ लेकिन मेरे अंदर से बस्तर निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो है। और मैं सीरियसली बोलूँ तो दोनों शहर के अपने प्लस और माइनस हैं। यहाँ पे मैं रहता हूँ तो ये मेरी कर्म भूमि ये है, तो मैं कुछ गलत नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि इसके वजह से ही जो कर पा रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ। वरना मेजर डिफरेंस एक मुझे ये लगता है कि यहाँ पे आपके पास मूविंग क्राउड है जो आता रहता है अलग अलग। बस्तर जो है वो प्रॉपर घर है, तो वो वाली बात है ना कि आप छुट्टी बिताने कहीं जाते हैं लेकिन वापस आप घर आकर ही रहते हैं। तो जगदलपुर में सब अपने ही लोग हैं। मतलब अगर मैं गाड़ी लेकर निकलता हूँ तो मुश्किल से 1-2 चेहरे होंगे जो नए होंगे मेरे लिए, बाकी सब। हाँ, मतलब अगर वो दूध वाला जो मुझे क्रॉस करता है ना, उससे ना मैं बात करता हूँ ना मुझे उसका नाम पता है, लेकिन वो मुझे हर दिन क्रॉस करता है। तो अगर मैं उसे 2 दिन भी हाई ना करूँ ना ऐसे देख के, तो उसको खराब लगेगा। और क्यों खराब लगेगा? ना वो मेरे घर दूध देने आता है, ना मैं उसे जानता हूँ, ना उसे मेरा नाम पता है, लेकिन वो एक छोटे शहर की खास बात ये है कि सबको सबके बारे में सब पता है। सही। और रायपुर जो है यहाँ पे फिर ऐसा है कि हर दिन कोई नया दिख जाता है। यहाँ तो है देखो। और दूसरी बात ये भी नहीं कि हम तो दूसरे शहर से आए हैं तो हमको बस बहाना चाहिए कि अपने शहर की तारीफ करें। तो कुछ भी छोटा मोटा हो जाएगा तो हम बोलने लगे कि है क्या रायपुर, ये कोई जगह है रहने की? नहीं, लेकिन अब तो आपके लिए जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों इम्पोर्टेंट हो गए हैं। हाँ, तो अभी रायपुर में तो मज़ा है, मतलब काम मिल रहा है तो मज़ा है अभी तक थोड़ा।
रायपुर में अब कुछ समय से मैं देख रही हूँ कॉमेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शोज़ बहुत सारे हो रहे हैं एंड पब्लिक भी उसे मज़ा लेकर देख रही है, सुन रही है। तो आप इसके बारे में क्या टेक रखते हो, क्या सोचते हो इस बारे कॉमेडी इन जनरल के बारे में या फिर ऑडियंस का जो रुझान है Comedy इसके बारे में? और उसके तरफ ऑडियंस का रुझान दोनों? ओफो, ये बहुत, आपके जितने भी सवाल है ना ये बहुत ऐसे लंबे सवाल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं छोटे छोटे करके जवाब दूँ। खैर, रायपुर में कॉमेडी, हालांकि मैं सही इंसान नहीं उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने कॉमेडी शुरू करी, यहाँ पे चीज़ें करी हैं। दो लोग हैं, एक भैया है जिनका नाम है दिव्यजीत सिंह, दूसरे भैया जिनका नाम है सुमित भाई। तो ये दोनों जो है ना से स्तंभ है यहाँ के कॉमेडी के। तो इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे ओपन माइक्स करवाए और उनके साथ साथ हम भी करते गए, तो हमने भी उनको देख देख के सीखा कॉमेडी करना। खैर मैं तो मोस्टली अभी जो करता हूँ वो स्टैंड अप कॉमेडी और पोइट्री का मिक्स है एक, वो करता हूँ। बट इनिशियली जब मैंने कॉमेडी करी थी तो हम कैफ़ेज़ में करते थे कॉमेडी, और उसके लिए हम मरीन ड्राइव चले गए, वहाँ पे लोगों को पकड़ के लेके आ गए कि आपको कॉमेडी सुननी है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे करते करते हमने लोगों को इकट्ठा किया और करवाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके हमने चीज़ें स्टार्ट करी, और आज रायपुर में हमारे पास एक लौता एक ऐसा जगह है जहाँ पे कॉमेडी प्रॉपरली होती है। एक स्टूडियो सेटअप के साथ एसी कमरा है, माइक है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग सिस्टम्स है, सब कुछ है। तो लंबा सफ़र था कॉमेडी का, बट अभी मैं ये समझता हूँ कि ऑडियंस जब से कॉमेडियंस, बड़े बड़े कॉमेडियंस यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं, लोगों के अंदर एक इच्छा पनपने लगी है कि हमको कॉमेडी देखना है, देखना है, देखना है। हाँ, ऐसा है। बट वो इच्छा सिर्फ उन लोगों के लिए जो पॉपुलर कॉमेडियंस है। ज़्यादातर लोगों को कॉमेडी सुनना पसंद नहीं है यहाँ पे, पॉपुलर कॉमेडियंस को देखना पसंद है। कोई आकर एक नॉर्मल कॉमेडी शो के लिए 500 रुपये नहीं देगा, लेकिन वही अगर रजत सूद आगे परफॉर्म कर रहा है तो वो उसको देखने के 500 रुपये देगा। ऐसा मेरा मानना अभी तक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप अपने आप को कहाँ देखते हो, एंकर, कॉमेडियन या शायर? मैं पर्सनली खुद को ये तीनों नामों से नहीं पुकारना चाहता हूँ। मैं खुद को सिर्फ एक आर्टिस्ट बुलाता हूँ, जिसका काम है कि वो अपनी बातें रखे, चाहे वो राइटिंग फॉर्मेट में हो, चाहे वो लोगों को इंगेज कर कर हो, या चाहे वो किसी को हंसा कर हो। इसके फ़ायदे क्या मतलब आपको मैं, कि मैंने खुद को कभी शायर बोला ही नहीं, तो मेरे पास प्रेशर ही नहीं है कि रदीफ क्या होता है, काफिया क्या होता है, मीटर में कैसे लिखना होता है, तो कोई मेरा कॉलर नहीं पकड़ सकता। तो मैं खुद को बिन पेंदी का लोटा बोलना पसंद करता हूँ। तो लेकिन फिर भी तुम्हारा फेवरेट क्या है इसमें? मेरा फेवरेट क्या है? आपकी फेवरेट सब्जी क्या है? आलू गोभी। आपके सामने अगर पनीर आता है तो आप खाते हो कि फेंक देते हो? नहीं, बिल्कुल खाते हैं। तो आपको अगर मैं गोभी 6 के 6 दिन खिलाऊं? 6 के 6 दिन तो नहीं खा पाऊँ। हाँ, तो मेरा भी वही हिसाब है कि जब मैं लिखना पसंद करता हूँ तो मैं सिर्फ लिखता रहता हूँ, और जब मुझे इवेंट्स मिलते हैं, जब मैं इवेंट्स पर जाता हूँ तो मैं इवेंट करता हूँ। हालांकि मेरे पास फ़ायदा ये है कि तीनों ही जो चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ वो परफॉर्मिंग आर्ट्स ही है, तो मैं तीनों को फ्यूज़ कर सकता हूँ। एंकरिंग में पोइट्री की ज़रूरत होती है, मैं पोइट्री कर लेता हूँ। आप जब लिखते हैं तो उसको परफॉर्म करना है, तो जो बोलने के तरीके होते हैं, जो स्पीकिंग स्किल्स होती है, वहाँ काम आती है। तो तीनों एक साथ ही हैं। एंकरिंग में कॉमेडी भी आती है? हाँ, एंकरिंग में कॉमेडी भी आती है। वो अलग बात है, ज़्यादा कॉमेडी करो तो थोड़ी दिक्कत हो जाता है, बट अच्छा। हाँ। आप हमेशा से कॉन्फिडेंट थे स्टेज पे जाने के लिए? मैं अभी मैं बहुत नर्वस हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल नर्वस हूँ। मैं बहुत इंट्रोवर्ट रहा हूँ बचपन से, और मैं वो तो बता। हर बार डर के ही बात करता हूँ। अभी भी बहुत नर्वस हूँ वैसे, मतलब मुझे डर लग नहीं रहा है कि आप नर्वस हो। देखो, तो क्या ऐसा कोई मोमेंट हुआ आपके साथ कि ऑन स्टेज आप लड़खड़ा गए या हुआ है, तो बताओ। मेरे लाइफ का जो पहला इवेंट था, जो एक एंकरिंग इवेंट था, वो एक डांस कंपटीशन था जो शहर में हो रहा था। तो वो जो जगह थी वो हॉल में परफॉर्मेंस हो रही थी, ठीक है। तो मैं जब पहली बार चढ़ा हूँ, अब डिफरेंस ये है कि ना आप जो वीडियोस देखकर आते हैं ना, तो आपको लगता है कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन आप जब वहाँ खड़े होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो मैं वहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गया था, और मैंने दिमाग में बहुत कुछ प्लान कर लिया था कि ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा, वैसे बोलूँगा। वहाँ गया मैं, और मैंने ऐसे पहली लाइन बोली, हेलो एवरीवन, और किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया, किसी ने सुना ही नहीं। उसके बाद से मेरे पैर कांपने शुरू हो गए फिर कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद जब मैं स्टेज से उतरा ना, और जब मैंने माइक छोड़ा,
उस दिन मैंने सोचा था कि लाइफ में आज के बाद कभी भी मैं एंकरिंग नहीं करूँगा। अच्छा, बट सी डेस्टिनी तो आपको वही ले आई। हाँ, तो ऐसा है कि डर लगता है हर बार, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको डर तभी लगता है जब आपको उस चीज़ की वैल्यू होती है। मौत से डर लगता है, ये तो सीधा मतलब ज़्यादा ही पॉडकास्ट हो गया। आप मरने के बारे में क्या सोचती हैं? मौत से डर लगता है क्योंकि हमको लाइफ की वैल्यू है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जब मैं बहुत टाइम पोइट्री नहीं करता हूँ और मैं एंकरिंग ही करता हूँ, जैसे जो लास्ट सीज़न रहा, ऑलमोस्ट पूरा फेब मैं इवेंट्स पर ही था। उसके बाद जब मैं पहली बार स्टेज पर गया पोइट्री पढ़ने के लिए, तब मेरे पैर काँप रहे थे। मैं 8 साल से स्टेज पर हूँ, मैं चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ कुछ अपना लिखा हुआ, मुझे डर लगता है। और मुझे लगता है ये अच्छा है डर होना, क्योंकि उससे फिर क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप बेस्ट हो। हम रूटेड रहते हैं हाँ, जड़ों पे। क्या बात है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल जवाब दिया मैंने। तो किस टाइप के इवेंट्स में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? वेडिंग्स। ओके, वेडिंग्स करने का फ़ायदा ये है कि आप जब भी कोई भी वेडिंग करते हैं, किसी भी फंक्शन में आप जाते हैं, हल्दी, संगीत, बारात, मायरा, कुछ भी आप होस्ट करते हैं, तो आप हर दिन एक नई फैमिली से मिल रहे हैं, नई स्टोरी से मिल रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ का बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा ये दोनों अलग अलग फैमिलीज़ के हैं, कोई मराठी है, कोई बिहारी है, कोई पंजाबी है, तो दोनों की लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, दोनों के कल्चर्स अलग अलग हैं। कहीं पे मायरा होता है जहाँ पे मामाओं के साथ एक रिचुअल होता है जो प्रिपेयर किया जाता है। कहीं पे पंजाबियों में एक रिचुअल होता है जिसका नाम है जागो। तो वो सब देखने का मौका मिलता है, और उसके बाद आप भी इवेंट को होस्ट कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इवेंट शुरू करते हैं तो आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ही आप इवेंट करते हैं आप सबके फेवरेट हैं। बिल्कुल। और उस एनर्जी को वापस लेकर जाना, और जब भी कोई ग्रूम ब्राइड या ग्रूम की मम्मी ब्राइड की मम्मी आकर ये बोल देते हैं कि हमारा ये फ़ैसला कि हमने आपको बुक किया बहुत अच्छा था, आपकी वजह से हमारा इवेंट अच्छा हो गया, वो सुनना इतना अच्छा है कि पैसे अपनी जगह पे है, नो मैटर मुझे कितना पे किया गया कितना नहीं पे किया गया, लेकिन वो जब आप सुन लेते हैं ना कि आपके वजह से कुछ चीज़ें अलग हो गई, किसी का जो स्पेशल डे था वो और स्पेशल हो गया, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अपने काम के बारे में, कि मेरी वजह से किसी का दिन स्पेशल से और स्पेशल हो सकता है। कोई ऐसा मोमेंट उस किसी भी इवेंट का जो हार्ट टचिंग हो, जो हमेशा याद रहता है? हार्ट टचिंग, आजकल तो मेरे साथ ये हो रहा है कि मैंने बहुत सारे इवेंट्स अभी लाइन से होस्ट किए हैं जहाँ पे 8 साल का रिलेशनशिप था, 10 साल का रिलेशनशिप था, 6 साल का रिलेशनशिप था, और उसके बाद उनकी शादी हो रही है। तो मेरे अंदर उसको देख के लगता है कि यार मेरी भी तो होनी चाहिए लव मैरिज। ये आजकल मैं बहुत फील कर रहा हूँ। लेकिन हार्ट टचिंग इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं ना कि हार्ट टचिंग तो मोस्टली सारे ही इवेंट्स रहते हैं क्योंकि सब एक जर्नी फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक मराठी वेडिंग मैंने होस्ट करी थी यहाँ रायपुर में, तो उसमें जो मम्मी जी हैं, जो ब्राइड की मॉम थी, उन्होंने मुझे लास्ट में जब बारात हो रहा था, बारात के बाद जब हम फेरे के लिए थे वहाँ पे, तो वो मेरे साथ बैठी हुई थी। अच्छा। और वो बैठ के मुझसे बात कर रही थी, उनकी बेटी की शादी हो रही है। बस मैंने उनसे एक सवाल किया कि उनको कैसा लगा कि इवेंट जो है उसमें फाइनली सारी चीज़ें स्मूथली हो गई हैं, सब कुछ हो गया अच्छे से। तो तब उन्होंने बताया, और उन्होंने मराठी में बताया, मतलब वो इतने ज़्यादा फ्लो में आ गई थी कि वो ऐसे बात करते 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 वो मराठी में पहुंच गई। अच्छा। और मुझे मराठी तो आती नहीं है, मी मराठी नहीं है तुम्हारा। नहीं आती, मी मराठी बगितला, मुझे थोड़ी थोड़ी मराठी आती, इतनी मराठी आती है कि मैं महाराष्ट्र जाऊँ अगर तो मुझे निकालेंगे तो नहीं। अच्छा, ओके। हाँ, मुर्गी शिगली प्रगति झाली, ऐसे मिसल पाव और वड़ा पाव और कोथंबीर वड़ी, तो इतनी आती है। तो बस उस वक्त बैठे थे और बहुत इमोशनल बातें उन्होंने की, तो बड़ा अच्छा लगा। आप मुझसे अगर फनी इंसिडेंट पूछेंगे ना कि वेडिंग्स में क्या हुआ है, तो वो मेरे पास भरपूर है। तो कुछ एक दो बताओ ना फनी इंसिडेंट। कांटा भाजी नाम की एक जगह है उड़ीसा में, ठीक है, वहाँ पे मोस्टली बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स होती है। तो एक इवेंट मैंने होस्ट किया था, ठीक है, बारात ऑन व्हील्स मैंने किया था वहाँ पे। तो बारात ऑन व्हील्स में बेसिकली होता है कि हमारा काम लोगों को डांस करवाना है। अच्छा। तो उसमें बहुत मतलब अग्रवालों की वेडिंग थी, बहुत ऐसे लैविश वेडिंग थी। तो उसमें एक अंकल थे जो कि फूफा जी थे, ठीक है, और फूफा जी जो थे वो प्रॉपर फूफा जी थे मतलब गुस्से वाले कि
प्रॉपर फूफा जी सर की वो उन्होंने वाइट शर्ट वाइट पैंट पहना है स्पोर्ट शूज के साथ। ओके उनके हाथ में 2 फोन है, एक एप्पल है 16 प्रो मैक्स और एक है सैमसंग फोल्ड। ओके हाथ में 5 उंगलियां हैं, 3 में सोने की अंगूठियां हैं मोटी मोटी। मतलब उनको देख रहे ये कुछ करता है। मैं बरातन व्हील्स पे हूँ मेरे है ना, और ही इज ड्रंक, बहुत ज़्यादा ड्रंक। ओके और उन्होंने आए मेरे पास और कहते हैं कि बेटा मुझे ना एक रुमाल चाहिए। और इतने उन्होंने अपनेपन के साथ बोला ना कि रुमाल चाहिए। मैं स्टेज से उतर गया मराथन व्हील से और मैं रुमाल ढूंढ रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद मैं रियलाइज़ करता हूँ कि रुमाल क्यों ढूंढ रहा हूँ, मैं तो किसी को भी बोल सकता हूँ रुमाल के लिए। तो फिर मैं आया, रुमाल उनको दिया, मैंने वापस चढ़ गया मैं। उसके बाद मुझे ऐसे करते हैं। अब मुझे डर लग गया कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों बुला रहे हैं ऐसे, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? क्या मैंने रुमाल गलत तरीके से दे दिया कि ऐसे देना चाहिए था, मैंने ऐसे दे दिया? इधर आ बोले, गया उनके पास में। अच्छा बारात चल रही है प्रॉपर, लोग डांस वांस कर रहे हैं, ये हम दोनों के बीच का बातचीत है। वो आए, उन्होंने रुमाल मेरे को देखे, मैं देख रहा हूँ उनको, फिर उन्होंने मुझे रुमाल दे दिया। फिर वो खुद ज़मीन पे बैठ गए, फिर वो ऐसे हो गए। तो तुमको बीन बजाना था। अब वो अंकल ऐसे ऐसे हुए हैं, अब मेरे हाथ में रुमाल है, फूफा जी है ये, इनको नाराज कर नहीं सकते, सकते। सब डांस कर रहे हैं। तो मैं बड़ा वहाँ पे डिलेमा में था कि मैं बीन बजाऊं कि नहीं बजाऊं। उसके बाद फिर फूफा जी फूफा जी को मना कौन करता है, तो फिर मैंने बीन बजाई। फिर उसके बाद मैंने चीज़ें की। तो ऐसा बहुत होता है। एक वेडिंग था जो एमपी की थी, महाराष्ट्र एमपी में ग्वालियर नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे मैं गया था होस्ट करने। और उन्होंने मुझे 2 महीने पहले ही बुक कर लिया था अच्छा कि आपको ही, मतलब उनका ये था कि आप नहीं आओगे तो मैं बैठूंगी नहीं शादी में। अच्छा। इतना उन्होंने किया फोर्स ना। अब सब कुछ हो गया है, अब मैं पहुंचा हूँ। अच्छा आप जो रील्स पर देखते हैं दोस्तों, सारी वेडिंग्स वैसे नहीं होती है ना। हम कोशिश करते हैं कि हम परफेक्टली वेडिंग दिखा पाए, लेकिन सारी शादियाँ परफेक्ट नहीं होती हैं। ये एक सच है बहुत बड़ा, जो लोग एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। तो वो वेडिंग थोड़ी परफेक्ट नहीं थी, ठीक है। तो मुझे वैसे जो थोड़े कम लोगों की वेडिंग्स होती है बहुत पसंद होता है करना, क्योंकि वहाँ पे आप 1 to 1 लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 50-60 लोग होते हैं। वो शादी एक छत पे ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। और ब्राइड तैयार है एंट्री के लिए, ठीक है। और ब्राइड मुझे भेज दिए, जाओ 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 जाओ, मैं आऊँगे रेडी होके, ठीक है। बेचारी ब्राइड तैयार है गेट पे, मैं गया हूँ स्पीकर के पास, है ना। मैं साउंड वाले के पास गया, मैंने कहा भैया माइक दीजिए, एंट्री करवानी है। कहता भैया माइक तो नहीं है। अच्छा मैं कहा माइक तो नहीं, मैं तो एंकर हूँ। कहती भैया आपको माइक लगेगा क्या? ऐसे ही बोल दो ना, आ रही है ब्राइड रेडी हो गई है, आ जाइए आप लोग। अच्छा ओके मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता है। उसने उतने में गाना चला दिया। अच्छा अब गाना चल गया तो ब्राइड को तो आना पड़ेगा। तो ब्राइड आ गई है, ब्राइड मेरे को देख रही है। तो फिर ब्राइड एंट्री करके बैठ गई है। अच्छा अब माइक आए नहीं है, माइक आने में अभी आधा घंटा है। ओके उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ। ब्राइड मुझे आंखों से बात करके बोल रही, तेरे को इसलिए बुलाई थी। इतने मिन्नतें करके इसलिए बुलाई 15 मिनट के बाद माइक आ गया उसके, लेकिन 5 मिनट पहले खाना खुल गया था। तो अब आप बताइए, एक तरफ बालूशाही है, आपकी फेवरेट गोभी की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, तंदूरी रोटी है, पुलाव है, आप उस तरफ जाएंगी या आप इस तरफ जाएंगी जहाँ पे एक लड़का माइक पकड़ के खड़ा है जो दुल्हन से बातें कर रहा है? ऑफ कोर्स लोग तो यही सोचेंगे कि हम पहले खाना खा ले। पहले खाना खा ले, तो सब चले गए खाना खाने के लिए। उसके बाद खाना खा के जब वो आए, उसके बाद फिर हमने इवेंट किया। ओके हाँ, और वो इवेंट बहुत ऐसे मेमोरेबल था वो इवेंट, क्योंकि सबने खाना तो खा लिया है, अब कहाँ जाएंगे कहीं नहीं। सबको फिर मैंने और पकड़ के। क्लोज फैमिली मेंबर्स ही रहे हो, हाँ 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 सारे क्लोज। तो कहीं भागना ही नहीं। हाँ हाँ, तो इस तरीके से था। बढ़िया। सो ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें होती रहती हैं। हाँ ऐसे में बस बहुत सारी कहानियाँ, मैं तो रोक रहा हूँ खुद को। हाँ एक आप एक और शेयर करता हूँ। ठीक है ये थोड़ी लंबी कहानी है, ठीक है। अच्छा ठीक। ये है मेरे होम टाउन की स्टोरी है, ठीक है। ये अच्छा तो इस पिछले साल की बात है ये। तो दंतेवाड़ा माई जी का धाम जहाँ पे है, हाँ तो वहाँ पे मुझे एक इवेंट मिला, ठीक है।
और मैं बहुत वक्त से सोच रहा था कि मैं नवरात्रि जो है बस्तर दशहरा स्टार्टिंग टू एंड देखूंगा। ओके। ठीक है, अब नवरात्रि का इवेंट मिल गया वहाँ पे, अब हम गए हैं होस्ट करने। तो शुरू के 6 दिन हमने होस्ट किया, बहुत बढ़िया इवेंट किया। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। 7वें दिन से थोड़ी दिक्कत आना शुरू हो गई। ठीक है, ओके। 7वें दिन हुआ ये कि सबसे पहले तो इवेंट खत्म हुआ है, 11 बजे का टाइम, छोटे शहर में दुकानें बंद हो जाती है। 12 बजे दुकानें बंद हो चुकी हैं, मेरा इवेंट हो चुका है। मैंने कहा भाई भूख लग रही है, खाना खाना है, बेसिक बात है ये तो, आदमी को भूख लगती है। तो वो लोग कहते हैं भैया दुकानें तो बंद हो गई हैं। अच्छा, तो अब क्या तो खाना तो खाना है ना। तो उन्होंने जैसे जैसे मुझे चावल और दाल दिया, मैं अपने रूम पे बैठा हुआ था, दाल चावल मेरे हाथ में था। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बीइंग अ पर्सन जो है, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है बताना चाहता हूँ आप लोगों को भी, कभी भी किसी भी भगवान को चैलेंज नहीं करते। अच्छा, तो आप मैं वहाँ पे बैठ के दाल चावल खा रहा था और मैंने वहाँ बैठे बैठे बस ऐसे बोल दिया कि इससे बुरा क्या होगा। अच्छा दंतेवाड़ा में बैठ के मैं माई जी के जमीन पर बैठ के मैं उनको चैलेंज करा, वो भी नवरात्रि के 7वें दिन, कि इससे बुरा क्या होगा। तो माता जी ने तथास्तु बोल दिया। माता जी ने तथास्तु बोल दिया। अगले दिन दोस्तों हम गए इवेंट पे, इवेंट बहुत अच्छा गया, सब कुछ हुआ बढ़िया। इवेंट के बाद जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स थे मुझे आधे घंटे पहले बोलते माइक छोड़ दो। अच्छा। फिर मेरे को पीछे के रास्ते से वो लोग लेके जा रहे थे, मतलब 15-20 लड़के ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ओके। मेरे को ऐसे लेके जा रहे थे। अब मैं इतना भोला, मैं क्या सोच रहा हूँ कि इवेंट पे 300 लोग थे, डांस कर रहे थे, कि मैंने आज इतना अच्छा होस्ट किया है ना कि जैसे ही मैं बोल दूंगा दैट्स बीन माय टाइम, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे थे, लोग मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे कि सर एक सेल्फी दे दीजिए सर। इसलिए लोग मुझे बचा के मुझे पीछे के रास्ते से लेके जा रहे हैं। आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, मेरा रूम नहीं आया अभी तक। मेरा रूम 5 मिनट के डिस्टेंस पे, ठीक है, मेरा रूम ही नहीं आ रहा है। फिर कहीं जंगल में जाके गाड़ी रुकी है। अच्छा। फिर मैंने बोला भाई ये हम लोग जंगल में क्यों रुके हैं। तो गाड़ी रोक के बोलता है भैया भैया आपकी ना फील्डिंग सेट हो गई है। ओके। अच्छा। मैंने कहा फील्डिंग सेट हो गई मतलब? कहते आपने एक लड़की को छेड़ दिया है। अच्छा। मैंने कहा मैंने कब छेड़ा लड़की को? कहते नहीं, लड़की बोली है कि वो छिड़ी है। अच्छा, और आपसे छिड़िया? हाँ मुझसे छिड़ी है। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो हुआ ये था कि वहाँ पे गुंडे आ गए थे, 15-20 गुंडे आ गए थे वहाँ पे। ओके। तो मैंने कहा तो एक काम करते हैं ना, रूम पे चलते हैं अपने। कहते नहीं भैया, एक स्कॉर्पियो जो है आपके रूम के नीचे है, अच्छा। एक स्कॉर्पियो जो है वो आप जहाँ खाना खाते हो वहाँ पे है, अरे वाह। और एक स्कॉर्पियो पूरे शहर में घूम रहा है आपको मारने के लिए। तो ये जंगल सबसे सेफ स्पेस है आपके लिए। अच्छा, तो आपकी तो एकदम हार्ट बीट रुकने लगी होगी। नहीं मुझे मतलब थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा लगा कि क्या ही हो जाएगा। फिर जैसे जैसे करके रात के 4 बजे फिर अच्छा। मैं पहुंचा अपने रूम पे। ठीक है, जैसे ही मैं सोने वाला था मेरे को एक बात याद आई कि मैंने कल यहाँ पे बोला था कि इससे बुरा क्या होगा, और बुरा हो गया। तो आपने माई जी को चैलेंज किया तो उन्होंने हाँ उसके बाद तो फिर मैं वो तो माफी मांग ली आपने, फिर सब सेटल हो गया। हाँ उसके बाद फिर मैंने पूरा दशहरा देखा। वाह, नाइस, बढ़िया। तो जैसे आप इतने इवेंट्स करते हो, कुछ अच्छी बातें भी लोगों के साथ होती होगी, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि जो शब्द होते हैं आम बोलते हैं या सामने वाला आपके साथ बोलता है, वो शब्द आपको या सामने वालों को हील कर पाता है? शब्द हील कर पाते हैं, हाँ वर्ड्स का ही काम होता है हील करना, है ना। जैसे कि कानों का इस्तेमाल करके लोग बुरा मान जाते हैं क्योंकि हमने ऐसा कुछ कह दिया उनको जो उन्हें शायद सुनना नहीं चाहिए था। तो सेम तरीके से हम कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिंपल सा एक एग्जांपल दूं मैं, अक्सर ऐसा होता है ना कि एक आईलाइनर परफेक्ट नहीं लगता कभी भी, ये तो एक तो बिगड़ता ही है ना, वो एक तो बिगड़ेगा ही। तो वही अगर आपने उस लड़की को देखकर ये कह दिया कि यार आज तेरा आईलाइनर थोड़ा अजीब सा लगा है, क्यों लगाती है, आईलाइनर अजीब सा लगा है क्यों लगाती है, लगाती है, तो उसको खराब लगेगा। बिल्कुल लगेगा। और वही अगर आपने उसको देखकर बोल दिया कि आप आज जल्दी में तैयार होकर आए हो, बात दोनों सेम ही है, जल्दबाजी की ही बात है, बट एक जगह मैंने शुरू इस बात से किया कि खराब लग रही है तू,
और दूसरी जगह मैंने कहा कि जल्दबाजी में तैयार हुई हैं आप। तो ये डिफरेंस है। तो शायद हाँ, जैसे उनका एक शेर है ना, गालिब का एक शेर है कि हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, अब आप ही बताइए अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। कि तू क्या होता है, आप कह के बात करो ना, बिल्कुल। ये है। चलिए अब आते हैं हम आपके एंकर पार्ट में। तो उसमें एक एंकर को क्या स्किल्स होनी चाहिए अगर कोई चाहे एंकर बनना? तो एंकर क्या स्किल्स आनी चाहिए? बीइंग एन एंकर, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़, आपकी गेम्स भले कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, आपके वीडियोस कॉमन हो सकते हैं, आपके कपड़े कॉमन हो सकते हैं, सब कुछ कॉमन हो सकता है। ये मैं आपको बिल्कुल ऐसे बेसिक्स बता रहा हूँ। एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए बीइंग एन एंकर, वो ये है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें। आप जब स्टेज पर हैं आप तब एंकर हैं, आप जब स्टेज से उतरते हैं तो आप नॉर्मल हैं। आप हर जगह देखिए, एक होता है एंकर होना, एक होता है एंकर होने की एक्टिंग करना। एक्टिंग नहीं करनी, ये मुझे लगता है कि ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। किसी भी चीज़ में आप हमारे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी क्रिएटिव, क्योंकि हम जो काम करते हैं डिजिटल होने का, वीडियोस में आने का, तो ये दूर से बड़ा फ्लैशी लगता है कि लाइट्स लगी हुई हैं, 4-5 लोग हैं, एक माइक पे लगा हुआ है, एक फ्रेमिंग देख रहा है, तो ऐसे वक्त पे आपको ना बड़ा लगता है कि अरे मैं तो हीरो हूँ। लेकिन आपको ये समझना है कि जो वो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो अपना काम कर रहा है ना, और आप सिर्फ उस वक्त के लिए वहां पर हो क्योंकि आप एक ज़रूरी बात बता रहे हो, बस इतना। So nice. तो ये एक चीज़ है कि आपको सबसे पहले अगर एंकर बनना है, कोई भी ऐसा काम करना है जो क्रिएटिव प्रोफेशन में आता है, सबसे पहले तो आपको रियल रहना है, बनावट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मेकअप करते हैं तो हमको पता है कि ये मेकअप जो है ये सच्चाई नहीं है चेहरे की, इसने बस कुछ गड्ढों को ढक दिया है और हमने ऊपर से बस एक पाउडर लगा दी, इसे मेकअप सेट रहे। इसको रात को धोना पड़ेगा क्योंकि असली चेहरा है, उस पर मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। उस चेहरे को खराब भी नहीं करना। हाँ, तो ये जो मेकअप है ये आपकी रियलिटी नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आज के टाइम में कंटेंट आइडियाज कैसे आते हैं? लाइक सोशल मीडिया से उठाना बहुत आसान हो जाता है, पर खुद के क्रिएट करना आजकल थोड़ा मुश्किल है। तो आप कैसे करते हो? मैं ना इस मामले में अगर सच कहूँ, ये जो मैंने रियल होने की बात कही है, या इस पर अगर मैं सच कहूँ तो हम जो हैं, मैं और मेरा जो रूममेट है ना प्रियांशु भाई, हम लोग जो हैं हम लोग इतने ज़्यादा आलसी हैं इस बात को लेके कि हम हमारे पास इतना टाइम है कि हमको कोई बुला, देखिए मैंने छोटे शहर की सबसे ख़राब बात ये है कि हमको सबकी मदद करनी है। हाँ। हमको सबको हेल्प करना है ना। किसी ने मुझे मैं जब यहाँ पर आया था ना, तो कोई भी अगर मुझे ना ये कह देना कि भाई एक मदद चाहिए आपसे, तो मैं भूल जाऊँ कि मेरा क्या काम है, तुरंत तैयार हो जाओ। मैं ऐसे बोरिया बिस्तर बांध के मदद करने निकल जाऊँगा उनकी। तो उस चक्कर में होता है कि आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अभी भी ऐसा होता है कि मैं जो काम करता हूँ ना, तो मैं अपने साथ अभी 3 अकाउंट्स मैनेज कर रहा हूँ। एक एंकर तशिश है, अगर आप नहीं जानते एंकर तशिश कौन है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। एक तशिश उपाध्याय है जहाँ पे मैं पोइट्रीज डालता हूँ मोस्टली, और एक पेज है इसका नाम है इन्फ्लुएंस बाय तशिश। अच्छा। इन्फ्लुएंस बाय तशिश पे मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊँ जो मार्केटिंग और कॉमेडी को मिक्स करता हुआ कुछ करे। मैं वो इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहता जो अपनी वीडियो की शुरुआत इससे करेगी, हाय रायपुर, रायपुर में ही है, रायपुर में ही जगह। जो सारी जो वीडियोस होते हैं वो मुझे ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, कि जिसकी शुरुआत एक वॉइस ओवर से होगी और पहले शॉट में कुछ दिखा रहा होगा, फिर पूरी वीडियो वॉइस ओवर पर चलेगी। तो मैं इसलिए उसका नाम इन्फ्लुएंस बाय तशिश है कि उस वीडियो में मेरा इन्फ्लुएंस ब्रांड के साथ है। ओके नाइस। इस तरीके से। तो अब उस पेज के बारे में शुरू किया है, तो कुछ और भी उस पेज के बारे में हाईलाइट बता दीजिए। दोस्तों, अगर आप रायपुर शहर से हैं या आप छत्तीसगढ़ शहर से हैं और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे शख्स से मिलें जो आपकी वीडियोस को थोड़ा क्रिएटिवली और थोड़ा परफेक्ट होकर मार्केट करे, तो इन्फ्लुएंस बाय तशिश मेरा पेज है और मैं कंटेंट बनाता हूँ और सब कुछ ओरिजिनल रहता है मेरा।
तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे काम करवा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो मैंने खुद को बेच दिया। नहीं नहीं, खुद की थोड़ी सी तारीफ पे भी बस, और कुछ नहीं, तो उतना तो बनता है। हाँ, उतना तो बनता ही है। एज अ परफॉर्मर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है, और उसमें भी जो चैलेंज आपको पता है लेकिन शायद सामने वाले को दिखाई ना दे रहा हो? जो सामने वाले को दिखाई नहीं दे रहा हो, या आप पोइट्री की बात कर रहे हैं या ये एंकरिंग कोई की भी बात कर रहे हैं? परफॉर्मेंस। परफॉर्मिंग आर्ट्स में चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस क्या हैं, थोड़ा अगर आप इसको ढंग से एक्सप्लेन करेंगे तो। जैसे हो सकता है कि कई बार कंटेंट एक चैलेंज हो, या कई बार हम बोलना कुछ और चाह रहे हो लेकिन सामने वाला समझ कुछ और रहा हो। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो मेरे को लगता है यही एक रीज़न है कि मैंने कॉमेडी थोड़ा करना कम कर दिया है, कि अब बोलना कुछ और चाहते थे, वो लाठी लेके आ गए हैं क्योंकि उन्होंने सुना कुछ और है ना, अब वो आपको मारेंगे कहीं और। ये बात तो है। तो ये जो है हाँ, मतलब ये दिक्कत है कि आपने एक थॉट को कुछ सोच कर, जैसे लिखा। पोइट्री में अक्सर होता है कि सबको ये लगता है कि आप जो भी लिखते हैं मोहब्बत के बारे में ही लिखते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा। वो आपको लगता है ऐसा है कि उस आंखों के बारे में बात हो रही है, बट नहीं हो रही है उस आंखों के बारे में बात। जैसे मेरे एक पीस है जो मैंने रिसेंटली लिखा है, इसमें मैंने फूल एक्सप्लेन किया कि फूल के बारे में क्या है, कि ख्याल ये है कि मुझे फूल बहुत पसंद है लेकिन गुलाब नहीं। उस कांटे को गलत फहमी है अपने वजूद के बारे में, उसे लगता है कि वो गुलाब का हिस्सा है, उसे लगता है कि वो गुलाब का हिस्सा है, मगर वो वहाँ है सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए। वो कांटा कुछ भी हो सकता है, वो कांटा कुछ भी हो सकता है, मगर गुलाब नहीं हो सकता। बहुत खूब। वो कांटा मैं हूँ, इसलिए मुझे फूल बहुत पसंद है लेकिन गुलाब नहीं। नहीं, बहुत खूब। अब आपने इसमें क्या समझा? आप क्या समझाना चाह रहे हो? अब ये दो तरीके से बताओ कि सामने वाला क्या समझे, आपने क्या समझा इससे? कि आप किसी की सुरक्षा करने की जवाबदारी आपकी मिली है, जो गुलाब का फूल है, और शायद आपको वो पसंद ना हो। मैंने जब ये लिखना शुरू किया था तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं बेटे और बाप के रिश्ते को एक्सप्लेन करूं। हाँ, ओके। हाँ, कि एक बाप जो होता है एक बेटे को ऐसे बड़ा ग्रो करवाता है, हेल्प करता है, उसका हाथ पकड़ के चलता है, बट बाद में बेटे को अलग होना पड़ता है बाप से कुछ ना कुछ तरीकों से। बट जब मैं वो लिख रहा था तो अचानक से मुझे लोगों ने आके बताया कि भाई फूल तो प्यार में यूज़ होता है, तो फिर वहाँ से ब्रेकअप वाला एंगल पे चला गया। तो ये जो मैंने अपना थॉट डाइल्यूट कर दिया किसी के बारे में सुन के, वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई मेरे लिए। हाँ, क्योंकि आपने कुछ और कॉन्सेप्ट से शुरू किया। हाँ हाँ, तो मेरे को लगता है चैलेंज जो है ना वो इंटरनली बहुत आता है किसी भी क्रिएटिव फील्ड को लेके, भले आप फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, क्रिएटिव आर्ट में हो, कि आप कभी कभी ये भूल जाते हो कि आपकी खुद की वॉइस क्या है। क्योंकि हम रोज़ इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं और किसी के मिलियन फॉलोअर्स हैं, किसी के ये किसी के वो, तो हमको कभी कभी लगता है कि जैसे जब कोई भी आर्टिस्ट या वीडियो कोई भी काम करना शुरू करता है तो उसको करना क्या पड़ेगा, पहले वीडियोस पोस्ट करने पड़ेंगे। हाँ, वीडियोस कितने पोस्ट करने पड़ेंगे? जितना ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर। मिनिमम हफ्ते में 3 वीडियोस, ठीक है। उसने 2 वीडियोस पोस्ट किए, तीसरा वीडियो पोस्ट किया, कब तक करेगा वो? 6 वीडियोस पोस्ट कर लिए। 6वें वीडियो के बाद उसको लगता है कि यार मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं बीजीएम ढूंढता हूँ एक अच्छा सा, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ, एक कोई और है जो बस कुछ बोलता है और उसके इतने व्यूज आ जाते हैं। तो आपने अपना पर्पस डाइल्यूट कर दिया। जैसे मैं खुद भी एक पॉडकास्ट करता था बहुत पहले जिसका नाम था रोशनी बाय तशिश। अच्छा, वाह। अब मैंने वो बोलना बंद कर दिया किसी को भी कि मैं ये करता था, क्योंकि वो करे मुझे 2 साल हो गए हैं। तो जितने भी लोग उसके डाई हार्ड लिसनर्स थे वो मुझे आज ही मैसेज करते हैं कि प्लीज़ अगला एपिसोड डाल दो, अगला एपिसोड डाल दो। लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ। ये झूठ है, क्या झूठ है? ये झूठ है। जितने भी आर्टिस्ट हैं ना ये झूठ बोलते हैं, कुल 1 नंबर के झूठे सबके सब। अच्छा। कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है करने का। टाइम सबके पास है, हम आलसी इतने ज़्यादा है कि हमको टाइम मैनेज नहीं करना है। मैनेज नहीं कर। हाँ, तो ये कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने आपको नेगेटिव कमेंट्स दिए, क्रिटिसाइज किया है? रोज़ होता है वो तो। अच्छा।
तो कैसे डील करते हैं फिर आप? मैं डील कैसे करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मतलब बुरा तो ऑफ कोर्स लगता ही, कैसे क्यों कह दिया, क्योंकि काम ऐसा है ना कि आप पूरे टाइम लोगों की नज़रों में हैं, तो आप कुछ भी करेंगे तो लोग बोलेंगे। तो इनिशियली बहुत इफेक्ट करता था कि यार ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मुझे भी तो हर्ट होता है ना बिग बॉस। बट एक टाइम के बाद फिर मेरे को समझ में आया कि सबका ना तरीका अलग अलग है चीज़ों को देखने का। जैसे क्रिटिसिज्म की बात है तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं जितना बुरा खुद को बोल देता हूँ कोई और बोल ही नहीं सकता। तो मैं क्योंकि मुझे अपने काम को लेके बड़ा मैं कोशिश ही करता हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। तो जितना बुरा बुरा भला बोलना होता है मैं पहले से खुद को बोल चुका हूँ। तो बाद में कोई कुछ बोलता है ना तो कम ही बोलता है, तो उसको 2 बातें मैं बताता हूँ कि नहीं भाई तू ये भी बोल सकता है। हाँ, बट इवेंचुअली जब शुरू कर रहा था जो चीज़ें सबको फेस करनी पड़ेंगी, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे यहाँ मिलते हैं जो देखते हैं कि अरे भैया हमको भी करना है, उनको भी मैं सेम चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी अगर आपने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मैं जो ये कर रहा हूँ इसके बाद लोग क्या सोचेंगे, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो जो वो लड़का बस्तर से यहाँ तक आया था उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि लोग क्या सोचेंगे। अगर वो सोचना शुरू कर देता तो जो भी बातें लोग उसको कहते हैं वो असर करती उसके ऊपर, तो फिर शायद वो काम वैसे नहीं कर पाता जैसे उसको करना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ है, या तो कॉमेडी में या तो खुद को रोस्ट करो, सेल्फ रोस्ट करो, या सामने वाले को रोस्ट करो। सो व्हाट डू यू प्रेफर? What do I prefer? I prefer not to do comedy अच्छा, ओके, because I like to live. करना है। Because I love to live. हाँ, बट खैर मतलब वही वाली बात है ना कि इस बारे में बात करने के लिए मैं परफेक्ट इंसान हूँ नहीं, बट दोनों का अपना अपना वही ना कि जैसे खाना बनाने के लिए सही मात्रा में हर चीज़ डालना ज़रूरी है। नमक बराबर होगा, गरम मसाला बराबर होगा, हल्दी बराबर होगा। मैं भी किसको बता रहा हूँ खाने के बारे में, खैर, बट चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। जैसे मेकअप की ही बात है अगर कि टोनर कितना लगाना है, अब फिर भी कैसी बातें कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली सब चीज़ों का बराबर मात्रा है। ऐसे अगर हर्ष गुजराल एक कॉमेडियन है जो रोस्ट करना पसंद करता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार वो तो गलत है। असली कॉमेडी तो वो होता है जो जाकिर खान करता है। फिर कुछ लोग बोले नहीं 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 राजू सर की कॉमेडी जो है उसकी कॉमिक टाइमिंग, फिर लोग बोलेंगे नहीं राजू सर अपनी जगह पे हैं लेकिन पापा सीधे जो है वो गॉड फादर थे स्टैंड अप कॉमेडी के इंडिया में। तो सबके अलग अलग चीज़ें हैं, बट वो कि आप कहाँ खड़े होके देखते हैं वो डिफरेंस तय कहता है। हालांकि इवेंचुअली सब तो कॉमेडी ही है, और कॉमेडी जो शब्द है उसका मतलब होता है हंसना। अब पता नहीं कॉमेडी सुन के लोग गुस्सा क्यों हो जाते हैं, और फिर जो होता है वो तो होता ही है ना। सॉरी मैग्नेटो। क्या हुआ था मैग्नेटो? कुछ नहीं बताना चाहे तो? कुछ नहीं हुआ था। ओके, ये मुझे नहीं मालूम है इसलिए पूछ रही हूँ। हमको भी नहीं मालूम है क्या हुआ था। ये फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। तो हम आगे बढ़े कि बताओगे? नहीं ऐसा क्यों बताओ, मैं मुझे भी तो अभी और करना है। हाँ, कुछ और साल रहने यहाँ पे। ठीक है। सोशल मीडिया आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? 100%। सोशल मीडिया एक लौता जगह है जहाँ पे हम अपना काम डालते हैं और लोग हमको वहाँ से ही मिलते हैं। तो जितना ज़्यादा वीडियोस, जितनी ज़्यादा अच्छी वीडियोस होंगी उतनी क्वेरीज होंगी। तो और एक बात, जैसे जोक्स जो होते हैं आजकल लोग पॉलिटिक्स पे भी बहुत जोक्स कर रहे हैं। कौन करता है मुझे तो नहीं पता। नहीं तो क्या जितना लोग पॉलिटिक्स को एज अ न्यूज़ या इसमें एंजॉय करते हैं उससे ज़्यादा वो मीम्स में एंजॉय करते हैं। सो आप भी ऐसे लोगों को एंजॉय करवाते हैं? किस टाइप का एंजॉयमेंट की बात कर रही हैं आप? मैं मीम्स टाइप के एंजॉयमेंट की बात कर रही हूँ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बोलने वाला यहाँ पे जिसका कोई भी ऐसा एक क्लिप निकले बाहर जो ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ नहीं पहुंचना चाहिए, और उसके बाद कुछ ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए। मैं सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं हर किसी के लिए भी रिस्पेक्टफुली बात कहता हूँ कि जो भी जहाँ पर भी है अपनी मेहनत की वजह से है, चाहे वो लेफ्ट पार्टी का हो या राइट पार्टी का, सब अपनी जगह सही कर रहे हैं।
हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं और हम जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। ये तो डेफिनेटली है, सभी मानते हैं। मानना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। बट हाँ, तो सवाल क्या था वैसे आपका? मेरा सवाल कुछ नहीं था। हाँ उस मैं ये हाँ, अच्छा, वही तो नहीं उसको- होता है करना। इसको हम एक दूसरे तरीके से पूछते हैं। ओके ठीक है। ऐसे कौन से जोक हैं जो सिर्फ स्मार्ट लोग समझ पाते हैं? ऐसे कौन से जोक हैं जिसको स्मार्ट लोग समझ पाते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि जोक जो होता है वो सेटअप और पंच लाइन को जोक कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक जोक है, सेटअप और पंच लाइन के बीच में होता है वो, ठीक है। अब इसमें बात स्मार्टनेस की नहीं आती है, बात ये आती है कि आप कहाँ रहते हैं, है ना, आपका सराउंडिंग कैसा है। अब अगर मेरी सराउंडिंग में मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें देखी नहीं जिसके बारे में मुझे नॉलेज हो, तो मैं कभी भी अपने लाइफ में फ़ोन उठा के किसी कॉमेडियन के सेटअप पंच लाइन का इंतज़ार करूँगा ही नहीं। मुझे वो गली के जोक, गली कूचे के जोक्स पसंद आएंगे। अगर मैं किसी गली के लड़के को बोलूँ कि भाई एक कोई कॉमेडियन अगर मैं बोलूँ तो कि रसल पीटर्स को आप देखो, तो वो नहीं समझ पाएगा उसको। तो मुझे लगता है कि जगह के हिसाब से डिपेंड करता है कि किनको क्या खाना है, ऐसे है ना। साउथ इंडियन जो होते हैं वो स्पाइसी से ज़्यादा नहीं खा पाते, नहीं बहुत खाते हैं, सॉरी। साउथ इंडियंस खाते हैं। हाँ मतलब बेसिकली अलग अलग एक जगह के हिसाब से आप चीज़ें कर लेते हैं ना, है ना। अरे क्या बात है। अच्छा ठीक है। मैं एक अच्छा एग्जांपल देने वाला था बट अचानक से चीज़ें खराब हो गई, शिट। नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो। नहीं नहीं बस, नहीं नहीं प्लीज। नहीं नहीं, आप पेपर संभाल लो अपना पहले। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे रहे थे? ये मतलब हर इंसान के लिए हर चीज़ नहीं होती है कॉमेडी। मतलब ऐसे मुझे ये तो नहीं लगता कि कॉमेडी सुनने के लिए स्मार्ट होने की ज़रूरत है। मुझे जोक्स ऐसे होते हैं। मुझे लगता है कॉमेडी सुनने के लिए न्यूट्रल होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली, हाँ ये करेक्ट है। हाँ, न्यूट्रल होने की ज़रूरत है। फूफा जी जैसे गुस्सा आ जाएंगे तो फिर नहीं होगा। हाँ बट मतलब ऐसा है कि मतलब एक दायरा होता है कि कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं कदम रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पर्सनल होता है उनके लिए। पर आजकल ऐसे देखा जाए तो ऐसा कुछ भी बचा नहीं है जिसके बारे में बात नहीं हो रही हो कॉमेडी में। हाँ वो भी है। हर चीज पे बात कर रहे हैं। हाँ बट मारना तो किसी को बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, झूठे इल्जाम भी नहीं लगाने चाहिए किसी पे। हाँ, देखो दुनिया में तो बहुत कुछ नहीं करना चाहिए लेकिन सब कर ही रहे हैं, तो इस पर तो कोई ऐसे हम कुछ कर नहीं सकते। बट आप फॉलो कर लीजिए मुझे, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल करेंगे। ये वो बीच बीच में ज़रूरी है ना ऐसे खुद के बारे में बोलना। देखो एंकर होने का सबसे ख़राब बात ये है कि हमको दूसरों की तारीफ़ करनी है ना। हर बार ये ग्रूम इतनी अच्छी लग रही है, ये ब्राइड इतनी अच्छी लग रही है, इनको देखिए कितनी अच्छी है। मैं अपनी मार्केटिंग कहाँ करूँ? हाँ, तो मुझे जहाँ भी जगह मिलता है, एंकर तशिश, योर वेडिंग एक्सपर्ट, नॉट जस्ट अ होस्ट, आई एम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, करेक्ट। एंकर तशिश। एंकर तशिश। हाँ तो ये मैं बीच बीच में कर दूंगा ऐसे, ठीक है। पोएट्री को ज़्यादातर ब्रेकअप्स, लव, सैडनेस इससे क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि आप जब उदास होते हैं तब चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझ पाते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, जब आपका ब्रेकअप होता है तब आपको गानों के लिरिक्स के मतलब समझना आते हैं कि अरे वो जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमान से कैसे गई, अच्छा कैसे हो सकता है ये। तो आप थोड़ा और डीप जाते हैं अपने अंदर, क्योंकि आप जब खुश होते हैं, कोई खुशी में थोड़ी गज़ल सुनेगा। कोई मोहब्बत में भी तो गज़ल सुन सकता है। हाँ वो भी सकता है। हाँ तो मतलब मुझे लगता है कि जब आपके इमोशंस एकदम इंटेंस हो जाते हैं ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, आपको क्या पसंद है, पोएट्री या पंच लाइन्स? पोइट्री। आपका फेवरेट टॉपिक पोएट्री के लिए? हाँ लव, लाइफ? विजडम। ओके। जब आप स्टेज पे होते हो तो स्क्रिप्टेड या स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। शायरी इन लव प्रेफर करोगे या ब्रेकअप? लव। लेट नाइट राइटिंग या अर्ली मॉर्निंग क्रिएटिविटी? अर्ली मॉर्निंग तो है ही नहीं लाइफ में, तो लेट लेट नाइट नाइट। ही है। पोएट्री का मूड कैसे होता है, साइलेंस या म्यूजिक? दोनों ही होता है, ओके बीच का तो नहीं है कुछ। ओके।
योर फेवरेट लाइन टू स्टार्ट योर शो। सवाल मुश्किल है लेकिन सबको आसान बता रहा हूँ। मुस्कुराना सीख लिया है मैंने, अब सबको हंसना सिखा रहा हूँ। वाह क्या बात है। कभी ऐसा हुआ कि स्टेज में कुछ लाइंस भूल गए, फंबल कर लिया? हाँ होता है, होता है, होता है। लेकिन आपको पता लगने देना नहीं है कि आप भूल गए हैं। नहीं तो ये ऐसे ही होता है ना, मतलब लोगों को पता नहीं चलता है कि आप फंबल कर। अब जैसे मैजिशियंस होते हैं, उनका जो ट्रिक खराब हो जाता है हाँ तो पता लगने देते ही नहीं है, वो दूसरा ट्रिक कर लेते हैं, ऐसा है। तो वो कहाँ खराब हो हमको पता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी स्किल है ना। हाँ वही तो करनी आएगी फिर तो। कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो आप चाहते हो कि आप शो करो और वो बैठ के देखे? शो करो और बैठ कर देखे, साकिर खान। वाह। कोई वियर्ड डीएम या मैसेज जो आया हो कभी? अब तो ये तो बताना पड़ेगा। वियर्ड, मैं जगह का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जब इनिशियली शुरू कर रहे थे हम लोग, ठीक है अपना, तो दो तीन बहुत अच्छे अच्छे स्कूल थे, ठीक है हमारे शहर के। दो तो बेस्ट स्कूल ही हैं जो लड़ते रहते हैं कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट उसमें हैं, से एक में मैं पढ़ी हूँ, है ना। और उसी की स्टोरी है ये, ठीक है। तो हम जब परफॉर्म करने गए थे वहाँ पे, तो अच्छा क्राउड था बहुत वहाँ का, ठीक है। वहाँ पर मेरे ख्याल से 400-500 बच्चे बैठे होंगे ऐसे प्रॉपर ऐसे, है ना। हमने परफॉर्मेंस कर ली, ख़त्म हो गया, वापस आ गए। उसके बाद एक दिन में मेरे 500 फॉलोअर्स बढ़ गए, 500 या 400 तो बढ़ ही गए थे, ठीक है। और मेरा डीएम भरा हुआ था, और उनमें से एक डीएम मुझे याद है, लड़की ने लिखा, हाय आई लव यू तशिश। ओके। ये भी नहीं कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, सीधा ही उसने घोषणा कर दी, सुनो आई लव यू। मैंने कहा बेटा आपकी एज क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तो कहती है मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने कहा आप तो बहुत छोटे हो बेटा इन सब चीज़ों के लिए। तो कहती नहीं नहीं भैया, अगली साल 8 से जाऊंगी। तो उसके बाद फिर मैंने और जब बात करी तो मालूम चला कि उसने अपने क्लास में एक शर्त रखी है अच्छा कि मुझे भैया फॉलो करेंगे। अच्छा। और इस लड़की की, बच्ची की क्यूटनेस देखो कि जिस सेंटेंस में वो मुझे आई लव यू तशिश लिख रही है, उसी के अन्य सेंटेंस में वो लिख रही है कि भैया मैं 8th जाऊंगी। तो ऐसा है। उसके बाद तो फिर वो आता ही रहता है चीज़ें। हाँ, ये सवाल अगर किसी लड़की को पूछोगे आप, तो उनके पास बहुत सारे अच्छे जवाब होंगे, क्योंकि उनका तो रोज़ का ही काम है कि ऐसे डीएम्स को। मैंने एक दो लड़कियों से बात करी अपनी, उन्होंने मुझे दिखाए अपने डीएम्स, तो मुझे इतना ज़्यादा शर्मिंदा लगा मर्द जात के ऊपर कि हम जो है ऐसे मैसेजेस कर लेते हैं और उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि रिप्लाई आए। सही बात है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को मैसेज करते हैं और वो अपने आप ही बात करते हैं, हाय कैसी हो, रिप्लाई नहीं नहीं आया, है फिर भी। हाय कैसी हो, क्या कर रही हो, खाना खा लिया, क्या खाया था, अरे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, जाओ मैं गुस्सा हूँ। हाँ। मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं। पर उसने सब समझ लिया अपने मन से, हाँ और फिर वो और स्टेजेस बढ़ते जाते हैं। हाँ लेकिन That's not good. लेकिन उस स्कूल जो है जिसमें आप पढ़ी है, उसी स्कूल की लड़की थी ये, जिसने आपको आई लव यू कहा था। जिसने मुझे आई लव यू भैया भाई क्या कहा था, सॉरी। हाँ, एक लास्ट वन कि अगर आप कोई कॉमेडी शो के कैरेक्टर होते तो क्या होते? कॉमेडी शो के कैरेक्टर होते तो क्या होते? मैं कॉमेडी शो का कैरेक्टर होता तो मैं क्या होता? अच्छा ये बताओ कौन सा फेवरेट कॉमेडी शो है? कॉमेडी शो है या मूवी है? दोनों में से कोई भी चलेगा। कॉमेडी शो या मूवी है? कपिल शर्मा शो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। अभी जो शो आ रहा है जिस पे, है ना, जिसमें सुनील सर जो करते हैं मैजिक, वो मुझे देखना है पर्सनली सामने से और उनसे सीखना है कि वो करते कैसे उस क्राफ्ट को, ठीक है। वो तो बहुत ये बेहतरीन चीज़ें है। फेवरेट शो। मैं हेल्प करती हूँ, मेरा सारा भाई वर्सेस सारा भाई था। वैसे ना मेरे 2-3 फेवरेट शोज, ठीक है। एक तारक मेहता तो है ही, उसके अलावा ना सब टीवी पे 2-3 शोज आते थे, ठीक है। एक था गुटरगू, एक था लापता दिन, हाँ। ठीक है, और एक और शो था जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ। इस टाइप के जो शोज थे ये मुझे बड़े पसंद है। और मूवीज में मुझे जो पसंद है मूवी, वो है ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है, ऑल टाइम। मेरे घर में जो सीडी है मैंने देख देख के उसको घिस दी है, अच्छा। उसका नाम है धमाल। धमाल। डब्लू कहाँ है?
डब्लू का है, हाँ करेक्ट, वो मूवी मुझे बड़ी पसंद है, वो है। डब्लू याद आ गया। हाँ डब्लू है। उसके बाद फिर एक और मूवी है वो कि मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स का पैकेट भी ले लेते वो हैं। बेस्ट है, वो बेस्ट है। हाँ ये दो मूवीज है। तो इसमें से कोई कैरेक्टर जो प्ले, गैंग्स ऑफ वसीपुर बोलना भूल गया था मैं। अच्छा ये कॉमेडी में आएगी। हाँ बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा नितिन फैजल। गैंग्स ऑफ वसीपुर ऑल टाइम ऐसे गैंगस्टर मूवीज होनी, मतलब वो मूवी इतनी ज़्यादा सिंपल है कि उसके घर में किसी की मौत हो गई है, उसको सुबह में किसी ने बताया कि ओ तो तेरे घर में कोई मर गया है, तो वो उठता है, वो सीढ़ी से उतरता है, फिर उसको याद आता। एक सवाल है जो मुझे पहले पूछना चाहिए था, बट सॉरी मैं आखिरी में पूछ रही हूँ। तशिश का क्या मतलब है आपके नाम का? हम पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, जी ये सवाल जो है इन्होंने अभी पूछा है कि आपके नाम का मतलब क्या है। तो तशिश जो है ये बहुत ही प्यारा सा नाम है, मेरे घर वालों ने मुझे दिया है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने इसको एक बार में बोल दिया है। तो अगर मैं किसी से मिलूँ कि हाय हाय, माय नेम इज तशिश, तो वो बोलते हैं आई गुड टू मीट यू आशीष, आपसे मिलकर अच्छा लगा कनिष्क। तो मुझे हर दिन अपने नाम के अलग अलग मतलब मिलते हैं। तो जो लास्ट वेडिंग मैंने करी थी उसमें मुझे 3 नाम नए मिले, अच्छा ठीक है। तपिश, ओके, बख्शीश, बख्शीश। और तीसरा वाला बहुत खतरनाक था, तशरीफ। ये तो कहीं से राइम नहीं हो रहा, सेकंड और थर्ड दोनों राइम। मैंने कहा ये कौन से माँ बाप है जिन्होंने अपने बेटे का नाम तशरीफ रख दिया है, कि बैठे बैठे सोचते हैं कि बेटे का नाम क्या रखें, जिस पर बैठा है वही नाम रख देते हैं। तो कायदे से अगर आप नॉर्मली मेरा नाम लें तशिश, जिसका स्पेलिंग है TASHISH, तशिश, उसका मतलब है तराशा हुआ, ओके। रिफाइंड। लेकिन लोग नाम नहीं तराश पाते और गलत ले लेते हैं, तो कशिश बुला लेते हैं कुछ लोग मुझे, अरे आप तो कशिश हो, आपके बाल छोटे क्यों हैं। मैंने कहा और आपकी दाढ़ी क्यों है? हाँ, अपर लिप्स क्यों नहीं करवाया आपने। मैंने कहा नहीं तशिश ही है। तशिश उपाध्याय मेरा नाम है, यूपी का रहने वाला हूँ, भरद्वाज गोत्र है मेरा, और मैं सिर्फ बस्तर में रहता हूँ, कॉमेडी करता हूँ। रायपुर में रहना हो रहा है अभी, पेशे से एक प्रोफेशनल वेडिंग एंकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत वेडिंग्स हैं ऐसे जो मैंने किए हैं गिन चुन के, 500 400 300 के आसपास, बस थोड़ा सा। और बस कुछ सालों से स्टेज पर हूँ, लगभग 6-8 साल से, और थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं जो करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ बस। नहीं, बहुत खूब। एंड मैंने आपका नाम गलत नहीं लिया था, मैंने तशिश ही कहा था। मैंने कहा ना बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, और पूजा जी उनमें से एक है जो ढंग से काम कर रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। मेरे लाइफ का पहला पॉडकास्ट है ये जहाँ पर मैं गेस्ट हूँ। हाँ जहाँ पर मैं गेस्ट हूँ, जहाँ पर मुझे सुनने के लिए बुलाया गया है, वरना अक्सर मैं वो होता हूँ जो सोफे के उस तरफ बैठता है और सवाल करता है। तो यहाँ बैठकर बड़ा अजीब लगा पहली बार, और अच्छा लगा कि ऐसे कान मिले जो ढंग से मेरी सारी बातें सुन रहे थे। एंड थैंक यू सो मच। जाने से पहले कुछ लाइनें अगर आप अपनी सुनाओ। कुछ लाइनें मैं अपनी सुनाऊँ? ठीक है। का ख्याल ये है कि ये 2 लाइन्स है अलग अलग, जो एक तो है अगर आपके लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप आपका हो, खैर मुश्किल ही है ऐसे तो, बट बाकियों का नहीं पता, मेरा तो है। हाँ तो रिलेशनशिप हो तो कोई नाराज़ हो जाए आप में से, दोनों में से एक, तो ये उन पर अप्लाई हो जाएगा कि मेरा महबूब मुझसे रूठा है, कैसे मैं उसे मनाऊं। मेरा महबूब मुझसे रूठा है, कैसे मैं उसे मनाऊं। वो उठाए तो एक बार फ़ोन मेरा, मैं खुद को गलत उसे सही बता दूंगा, कि ज़मीन पर रख कर माथा अपना सूरज को डुबाकर शाम कर दूंगा। और हर्ष, निकिता, रोहन, कशिश, कि हर्ष, निकिता, रोहन, कशिश सब मंजूर है मुझे, मैं सारे बच्चों का नाम तेरे हिसाब से रखूंगा। अच्छा, ये है क्या? बहुत खूब। हाँ, और दूसरा ये कि कितना लगता है वक्त फिर दिल लगाने में, कि कितना लगता है वक्त फिर दिल लगाने में, शायद उतना जितना लगता हो उसे भूल जाने में।
हम उसूलों वाले थे, बाजार कम निकलते थे। हम उसूलों वाले थे, बाजार कम निकलते थे। अब देखो हाल मेरा, दिल लिए फिर रहे हैं दुकानों में। लगता था वो याद रहेगा हर जिक्र, हर फसानों में। पर ज़िंदगी कहाँ रुकती है किसी के चले जाने से, और पुरानी दीवारों पर रंग लगता है नए किराएदार के आने से, कि कितना लगता है वक्त फिर दिल लगाने में। बहुत खूब। और आखिरी मैंने जो लिखा था लाइफ में एक बार, कि वो होता है ना, हर लड़के को होता है कि एक बार वो आ जाएगी तो उसको मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ, मैंने क्या क्या अचीव कर लिया है, और जब वो आएगी तो मैं उसको पहचानूंगा नहीं, है ना। ये फालतू से ख्याल जो होते हैं सारे लड़के के दिमाग में आते हैं। तो उस पर लिखा ये था कि अब पास मत आना मेरे, अब पास मत आना मेरे, मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। पढ़ूंगा हर शेर तुम पर मैं, मगर मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा। मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त को बेफिजूल में बर्बाद मत करो। और निकल चुका हूँ मैं घर से दूर, मुझे तुम घर की याद मत दिलाओ। इस मोहब्बत ने बदल दी है औकात मेरी, इस मोहब्बत ने बदल दी है औकात मेरी। अब जो देखा सपनों में उसे हकीकत बनाना है, और पाँव निकल रहे हैं चादर से बाहर, कि पाँव निकल रहे हैं चादर से बाहर। इस ज़रूरत को मुझे अपनी हैसियत बनाना है। क्या बात है, बहुत खूब। सो थैंक यू सो मच आपके वर्ड्स ऑफ विजडम के लिए। और बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट आज का हमको करके आपके साथ। क्या बात है, हम सही में थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट वाज अ प्लेजर टू सिट हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेल माय स्टोरी, बाबा शफीक। सेम हियर, थैंक यू सो मच।